Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our fourth class of class 3rd EVS NCERT series, जिसमें कि हम जो हमारी EVS की NCERT बुक्स हैं हमारी क्लास 3rd to 5th की उनको करेंगे। अभी हमने क्लास 3rd के साथ इसको स्टार्ट किया हुआ है। अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी साइकोलॉजी सीरीज़ और MCQ सीरीज़ के नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 से, जो कि आपको मिल जाएगा आपके पेज नंबर 94 पर। हमारा चैप्टर नंबर 14 है द स्टोरी ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एज सच कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीधा हम लोग आएंगे पेज नंबर 96 पर। पेज नंबर 96 में आपको एक ये लास्ट बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इस बॉक्स में यहाँ पर इसमें से आपका एक पेडागॉजी का क्वेश्चन बन सकता है। एक बार इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, क्या है। Help children to identify plants which are available in their immediate environment and are used as medicines. तो स्टूडेंट्स कहा गया है कि अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेल्प कीजिए कि जो उनके आसपास पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें जो कि एज अ मेडिसिन यूज़ करे जाते हैं। दिस विल इन्हांस देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिनल प्लांट्स की वो बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि आप क्लास 3rd को पढ़ा रहे हैं प्लांट्स के बारे में और आप क्या करते हैं कि उनको बाहर प्लेग्राउंड में या फिर उनको आप एक ऐसी एक्टिविटी देते हैं जिसमें कि आप उनको बोलते हो कि ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करो जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जिनसे कि हमें मेडिसिन मिलती है या हमें दवाई मिलती है। इस तरह की आप एक्टिविटी करवा रहे हो क्लास 3rd के बच्चों को, तो ऐसा करने से उनका क्या डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन डाल देंगे कि दिस विल इन्हांस देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। इससे मिलता जुलता ही कोई और ऑप्शन भी उसमें आपको वो दे देगा एग्जामिनर, लेकिन होगा क्या कि वो आपकी NCERT की बुक है ये, तो इसमें जो चीज़ लिखी है वो इसको करेक्ट मानेगा, जो आप ऑप्शन सोच रहे हैं वो उसको करेक्ट नहीं मानेगा। तो हो सकता है कि इससे मिलता जुलता ही कोई और भी ऑप्शन हो सकता है वो आपको ठीक लगे, आप उसी को ही मार्क कर दो। लेकिन जब आंसर की आती है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है और हम कहते हैं कि ऐसे कैसे। तो हमें ये चीज़ें NCERT की बुक से बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। इस तरह के पेडागॉजी के क्वेश्चंस भी इन्हीं बुक्स में से उठाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वाले बॉक्स में से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है और इसका आंसर हो गया है कि जब हम बच्चों से ऐसी एक्टिविटी कराएंगे कि वो अपने सराउंडिंग में प्लांट्स को आइडेंटिफाई करें तो उनकी जो है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो डेवलप होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपका यही इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे चैप्टर नंबर 15 पर, जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 98 पर। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 98 पर है हमारा चैप्टर नंबर 15। दिस इज पेज नंबर 98 एंड चैप्टर नंबर 15 दैट इज मेकिंग पॉट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 15 मेकिंग पॉट्स जो है इसमें आपको डायरेक्ट पेज नंबर 102 पर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। उसके अलावा एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं इसमें। पेज नंबर 102, ओके, पेज नंबर 102 पर यहाँ पर आपको एक डू यू नो वाला बॉक्स नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर उठेगा। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें। डू यू नो में लिखा है, मैनी ईयर्स अगो देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल हैड नो पॉट्स। पुराने टाइम में एक ऐसा टाइम था जब लोगों के पास जो है पॉट्स नहीं थे। दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड। तो तब लोगों को ज़रूरत पड़ी कि खाने को स्टोर करने की और खाने को पकाने की। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग पीपल लर्न टू मेक पॉट्स। और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद और बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद लोगों ने पॉट्स बनाने की सोची। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि ये आपको बोल देगा कि इन द बिगिनिंग पॉट्स were made of what material or how the pots were made
मैनी ईयर्स अगो, इस तरह से करके आपका क्वेश्चन बना देगा, या टाइम पीरियड फिक्स कर देगा कि ऑलमोस्ट दीज मैनी ईयर्स अगो हाउ द पॉट्स वर मेड, या हाउ द स्टार्टिंग ऑफ मेकिंग ऑफ पॉट्स वॉज डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ऑप्शन जो बनेगा उसमें से ये बना देगा दैट द पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, कि बिल्कुल शुरुआत में जो है आपके पॉट्स वो स्टोन और क्ले से बनाए जाते थे। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक हमारा क्वेश्चन इस बॉक्स में से ये उठ गया है कि द पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले इन द बिगिनिंग। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स, कि जो पॉट्स वो कैसे बनाते थे कि जो उनको स्टोन्स चाहिए होते थे पॉट्स बनाने के लिए, उसकी वो लोग खुदाई करते थे बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स, और फिर वो जो खोद लेते थे उन स्टोन्स को, उसके बाद उनकी घिसाई या उनको स्क्रैप करते थे हाथों से। दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग दिस क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड्स। यहाँ से भी आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन कि जो वो पॉट्स बनाते थे पुराने टाइम में लोग, वो कैसे बनाते थे, बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड्स, कि जो है वो नीड करते थे, यानी कि क्ले को जो है वो गूंथते थे और फिर उसके बाद उस क्ले को अपने हाथों से जो है वो शेप दे देते थे। तो इस तरह से वो लोग पॉट बनाते थे। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ गया कि हाउ द अर्ली पीपल दे यूज टू मेक द पॉट्स, ऑप्शन डाल देगा बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड्स, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, पीपल ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट क्ले पॉट्स could be made stronger by baking them in fire। So students, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये उठ गया है कि जो क्ले पॉट्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जाता था, दैट हाउ द क्ले पॉट्स वर मेड स्ट्रॉन्गर। सो स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें से एक ऑप्शन आपका डाल देगा बाय बेकिंग देम इन फायर, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है, इसमें से हमने 3 क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जा भी चुके हैं अब तक और आगे भी पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन हमारे क्या क्या बने हैं। एक तो ये कि इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, कि शुरुआत में जो पॉट्स थे वो कैसे बनाए जाते थे, विद द हेल्प ऑफ स्टोन एंड क्ले। सेकेंड क्वेश्चन आपका बन गया है, दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड्स, कि वो जो क्ले को नीड करके और हाथों से उसको शेप करके बनाते थे। तीसरा क्वेश्चन बन गया है कि जो क्ले पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम इन फायर, कि जो क्ले पॉट्स थे उनको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उनको आग के अंदर पका के या आग के अंदर उनको सेक के। सो स्टूडेंट्स, इस डू यू नो वाले बॉक्स में से यही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आएंगे डायरेक्ट ही चैप्टर नंबर 16 में, जो कि है गेम्स वी प्ले। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो 15 चैप्टर था उसमें उसके अलावा और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पूरा चैप्टर को पढ़ा है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जो EVS की सीरीज़ करा रही हूँ, इनको मैं क्या करती हूँ, इन चैप्टर्स को पहले मैं खुद पढ़ती हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं एक कॉर्नर में से अगर मेरे को कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो मैं आपको वो हाईलाइट करके इस वीडियो में पढ़ा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 में उसके अलावा कुछ भी ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्जामिनेशन में आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 16 पर, दैट इज़ द गेम्स वी प्ले। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 103 पर। सो पेज नंबर 103 पर है हमारा चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ गेम्स वी प्ले। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पेज नंबर 103 पर ही सबसे ऊपर आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ जाएगी, ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टैपू और हॉप स्कॉच इन द लेन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये क्वेश्चन उठ जाता है कि जो स्टैपू गेम है उसको किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से कि 3 ऑप्शन ऐसे ही लगा देगा वो, लाइक कबड्डी और क्रिकेट और इस तरह से। एक ऑप्शन उसमें डाल देगा हॉप स्कॉच, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या क्वेश्चन बना देगा कि जो हॉप स्कॉच गेम है उसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, उसमें आपका एक ऑप्शन स्टैपू डाल देगा तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को इंटरचेंज करके वो क्वेश्चन बना सकता है। तो इस वाले पेज में से आपका यही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्टैपू गेम है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है हॉप स्कॉच नाम से।
ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 108 पर, पेज नंबर 108 पर आते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि इससे ऊपर इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं। ये जो चैप्टर है इसी के बेसिस पर ही आपका पेज नंबर 108 पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 108 पर आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिस बॉक्स 108 पर लास्ट ये पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा और कैसे इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपकी पेडागोजी का। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फेमस लोकल स्पोर्ट्स पर्सन्स will increase children's knowledge of games and also develop their respect toward these people। कि आप जो है फेमस जो लोकल स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके बारे में जब बच्चों को बोलोगे कि उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों की गेम्स के अंदर जो है नॉलेज भी बढ़ेगी और उन लोगों के लिए उन बच्चों में रिस्पेक्ट भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन क्या उठता है कि आप क्लास तीसरी को पढ़ा रहे हैं और आपने उनको क्या किया, आपने उनको बोला कि आपके जो लोकल एरिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइए। आपने बच्चों को ये एक्टिविटी दी है, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो स्टूडेंट्स वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन बना देगा कि इट विल इंक्रीज चिल्ड्रंस नॉलेज ऑफ गेम्स, एक ये ऑप्शन बना देगा। दूसरा ऑप्शन बना देगा इट विल ऑल्सो डेवलप देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दीज पीपल, दूसरा ऑप्शन ये बना देगा। तीसरा ऑप्शन डाल देगा बोथ ए एंड बी, या फोर्थ ऑप्शन बना देगा नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारी बुक में लिखा है ये एनसीईआरटी की बुक में कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फेमस लोकल स्पोर्ट्स पर्सन्स विल इंक्रीज चिल्ड्रंस नॉलेज ऑफ गेम्स एंड ऑल्सो डेवलप देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दीज पीपल। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी पेडागोजी का एक और भी क्वेश्चन बन गया है। सो दिस बॉक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 109 पर। पेज नंबर 109 पर देख लेते हैं क्या है। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 109 और इसमें से आपके सिर्फ 2 या 3 ही गेम्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनको देख लेते हैं। सो पेज नंबर 109 पर हम लोग देखते हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम देम ऑल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि द गेम प्लेड विद स्मॉल एंड कलर्ड ग्लास बॉल्स इज कॉल्ड डैश। तो वो आपका आंसर हो जाएगा मार्बल्स, या जिसको कि हम हिंदी में बोल देते हैं कंचे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठा लेगा कि स्मॉल एंड कलर्ड ग्लास बॉल्स के साथ जो गेम खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा मार्बल्स या फिर कंचे। उसके अलावा देखते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, देयर इज द किंग द क्वीन एंड द नाइट। कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर स्क्वायर्स बने हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के, और उनके ऊपर गेम खेला जाता है जिसमें कि एक किंग होता है, क्वीन होते हैं और एक नाइट होता है। हिंदी में बता देती हूँ कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के स्क्वायर्स बने हैं, और उस गेम में एक राजा होता है, एक रानी होती है और एक वजीर भी होता है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, द गेम विच इज प्लेड ऑन ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स विद किंग क्वीन एंड द नाइट इज कॉल्ड डैश। या एक ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर वाले बोर्ड के ऊपर वो कौन सा खेल खेला जाता है जिसमें कि एक राजा भी होता है, रानी भी होती है और वजीर भी होता है, उस खेल को क्या कहते हैं। तो उस खेल को हम सबको पता है कि क्या कहते हैं, वी कॉल इट चेस। सो दिस गेम इज चेस। तो इस इधर से आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में ये लैंग्वेज मिलेगी कि ऑन द बोर्ड ऑफ black and white squares which game is played which is having the king, the queen and the knight। ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा आपका चेस। तो इस तरह से इधर से ये वाला क्वेश्चन बन गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है
किंग, क्वीन, एस एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक। कि किंग, क्वीन, एस और जैक और 52 ऐसी वो चीज़ें होती हैं जो कि उनका एक पूरा पैक बनाती हैं। तो ऐसे गेम को हम क्या कहते हैं? तो ये जो होते हैं आपके कार्ड्स वाला जो गेम होता है, जो आपका कार्ड्स वाला गेम होता है जिसको कि हम ताश के पत्ते भी बोलते हैं, वो वाला गेम होता है जिसमें कि आपका एक राजा भी होता है, एक रानी भी होती है, एक इक्का भी होता है और एक जैक भी होता है। और वो जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 होते हैं, ये भी हमें पता है। तो इधर से हमारा ये क्वेश्चन भी उठ गया है कि वो कौन सा खेल है जिसमें राजा, रानी, एस और जैक भी होते हैं और वो 52 उनसे खेले जाते हैं। ठीक है, और उनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, वो 52 होती है। तो इस तरह से वो आपका यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बना देगा जिसका कि उत्तर हो जाएगा आपका ताश। हिंदी में या फिर इंग्लिश में उसको हम बोल देते हैं कार्ड्स या प्ले कार्ड्स बोल देते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 17 पर। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें एज सच कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है गेम, क्योंकि बहुत इजी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ ही नहीं सकते। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो 3 गेम्स मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं चैप्टर नंबर 17 पर। हमारा चैप्टर नंबर 17 है हियर कम्स अ लेटर। सो स्टूडेंट्स, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 111 पर, आपका चैप्टर नंबर 17। और इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 112 पर। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 112 पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स. The pictures are not in a sequence. Arrange these to get the correct sequence by putting number in the circles. So students, यहाँ पर एक लेटर को हम किस तरह से पोस्ट करते हैं और वो कैसे दूसरे इंसान तक पहुँचता है, उसकी एक पूरी सीक्वेंस दी गई है जिसमें कि आपको बताना है कि नंबर 1, नंबर 2 पर कौन सी जो है स्टेप आए। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि क्या सीरीज़ बनती है हमारी जब हम किसी को लेटर पोस्ट करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी सीरीज़ है कि किस तरह से हम लेटर पोस्ट करते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जामिनेशन में, कि आपको 4 या 5 स्टेप्स दे देंगे और आपको वो जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको लगाने होंगे और आपको फिर ऑप्शंस दे देंगे कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है हमारे किसी को लेटर पोस्ट करने की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो लड़की है ये यहाँ पर लेटर लिख रही है। सो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि राइटिंग अ लेटर। सो दिस इज़ नंबर 1। जब लेटर लिख लिया जाता है तो उसके बाद उसको लेटर बॉक्स में डाला जाता है। यहाँ पर ये जो लड़की है ये इसको लेटर बॉक्स में डाल रही है। सो दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 2। इसके बाद जब लेटर बॉक्स में डल जाता है तो फिर क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स को निकालने के लिए आता है लेटर बॉक्स में से, जो कि यहाँ पर 3rd स्टेप में कर रहे हैं। उसके बाद जब लेटर्स को निकाल लिया जाता है लेटर बॉक्स में से, उसके बाद इन लेटर्स को जो है स्टैम्प करा जाता है, यानी कि लेटर्स के ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है कि कौन सा लेटर कहाँ पर जाएगा। जब लेटर्स को स्टैम्प लगा दी जाती है तो उनको अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग शेल्फ में रखा जाता है, जो कि हमारा 5th स्टेप बन जाता है कि अगर दिल्ली कोई जाना है तो उसको दिल्ली वाली शेल्फ में रखा जाता है, अगर कोई बॉम्बे जाना है या मुंबई जाना है तो उसको मुंबई वाली में रखा जाता है, अगर कोई चंडीगढ़ जाना है तो उसको चंडीगढ़ वाली शेल्फ में रखा जाता है। इस तरह से अलग अलग प्लेसेस की शेल्फ्स होती हैं जिनमें कि उन लेटर्स को रखा जाता है। फिर जब उन लेटर्स को रखा जाता है तो फिर उनके बाद उनको पैक किया जाता है जिस भी जगह पर उनको जाना है उनके पैकेट्स में, और उन पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है उस जगह का नाम जहाँ पर भी वो जाने होते हैं। जब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है वो उन लेटर्स को कलेक्ट करता है और एड्रेस के अकॉर्डिंग उन घर में उन लेटर्स को छोड़ देता है। सो ये हमारा हो जाता है स्टेप नंबर 7। और लास्ट में स्टेप नंबर 8 होता है कि जो लेटर हमने जहाँ पर पहुँचाना था वो लेटर अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी डिफरेंट स्टेप्स थे कि कैसे एक लेटर जो है वो हम लोग पहुँचाते हैं सेंडर से रिसीवर तक, कैसे वो पहुँचता है, क्या क्या स्टेप्स में वो
यहाँ से वहाँ घूमता है और फिर वो एंड में रिसीवर तक पहुँच जाता है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे। तो इस पे एग्जामिनेशन में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। आपको 4-5 स्टेप्स दे देंगे और फिर वो आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाने होंगे और वही फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपका यही इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 116 पर। सो पेज नंबर 116 पर देख लेते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 116। सो पेज नंबर 116 पर हम लोग देख पा रहे हैं नीचे का ये बॉक्स फिर से इस बॉक्स में क्या इम्पॉर्टेंट है? इस बॉक्स में इम्पॉर्टेंट है जेंडर बायस के ऊपर जो हमारे बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, सीटेट में भी, केवीएस में भी, डीएसएस में भी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो हमारे जेंडर बायस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में हमारे जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं कि कैसे जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायसेस needs to be discussed in the class such as use of technology, various profession by males and females। कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर बायस है इसको क्लास में डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसे कि टेक्नोलॉजी के यूज़ में किस तरह से जेंडर बायस को हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई माना जाता है कि बॉयज़ जो है वो टेक्नोलॉजी को संभालने में ज़्यादा अव्वल होते हैं गर्ल्स से, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से डिस्कशन करेंगे हम बच्चों के साथ तो हम उनको बता पाएंगे कि ऐसा नहीं है। गर्ल्स भी इक्वली इतनी ही समझ रखते हैं टेक्नोलॉजी की, वो भी इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वेरियस प्रोफेशन बाय मेल्स एंड फीमेल्स की जो प्रोफेशंस होते हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे जो सिर्फ मेल्स करते हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे जो सिर्फ फीमेल्स करती हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनमें मेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है या फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं ना जेंडर पे, ये इसके बारे में डिस्कशन हमें क्लास में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि लाइक जेंडर बायस पे आपका क्वेश्चन बना देंगे दैट देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस विच आर डन बाय मेल्स एंड फीमेल्स और it is considered that boys are more superior than girls in the use of technology। इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे। So how you will sort out this problem with your students? We will discuss about gender bias with them, we will discuss about gender discrimination about them, we will tell them that gender bias should not be done, both the girls and the boys are equal, females and males are equal, both should be given equal opportunities। इस तरह से आपके ऑप्शंस बना दिए जाएंगे पेपर में, जिससे कि क्या होगा कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा कि आप जैसे जेंडर बायस के जो प्रॉब्लम है हम लोग फेस करते हैं तो उसको अपने स्टूडेंट्स तक आप कैसे पहुंचाओगे और कैसे उनको बताओगे कि जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आप क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या अलग अलग प्रोफेशंस है जैसे मेल्स या फीमेल्स के, इसी में से उठा करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब आप ऐसा बोलेंगे कि वेरियस प्रोफेशंस बाय मेल्स एंड फीमेल्स एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी या इस तरह से, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाएगा दिस शोज़ जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह से। या फिर इस तरह का है तो आप कैसे डील करेंगे बाय डिस्कसिंग अबाउट जेंडर बायस विद द स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके ऑप्शंस बन जाएंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पेज नंबर 116। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं और हमने चैप्टर नंबर 17 तक अपनी ईवीएस की जो क्लास 3 की बुक थी उसको कवर कर लिया है। इससे आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे वो आई गेस 7 या 8 चैप्टर्स बच गए हैं जो कि हम अगली 1 या 2 क्लासेस में फिनिश कर लेंगे। तो हमारी कहीं ना कहीं जो 3rd क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी है वो हमारी कवर अप हो जाएगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही चीज़ हमने इसमें कवर। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पीडीएफ में अगर आपको नोट्स चाहिए हमारी साइकोलॉजी सीरीज़ और एमसीक्यू सीरीज़ के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।